हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशंस की बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए वन शॉट की सीरीज है और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 13 का, न्यूक्लाई का। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, तो जबरदस्त तरह का आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आप करने वाले हैं। तो इसके पहले के अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर को। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो जाए, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग न्यूक्लाई का डिस्कशन करेंगे। वन शॉट वीडियो है, सभी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आपकी हो जाए। आपके लिए मैंने क्या किया है कि ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, यानी कि जो जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं उसका टाइटल, हेडिंग के साथ में सारे लिंक्स एक जगह कर दिए जैसे आपको देखने में सुविधा हो। जैसे कि देखिए, वन शॉट वीडियो, जिस भी चैप्टर का वन शॉट देखना है प्ले पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। पीवाईक्यू सीरीज, जिस भी चैप्टर का देखना है प्ले करेंगे, क्लिक हो जाएगा, चालू हो जाएगा वीडियो। इधर प्योर गोल्ड सीरीज, आप अपने अनुसार टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और भी जो सीरीज आएंगी इसमें लगती चली जाएंगी। तो आपको ये फायदा क्या होता है, एक ही जगह आपको मिल जाती है सारी सीरीज। तो कई बच्चे, कई बार क्या होता है कि वो जैसे वन शॉट देख रहे हैं और उन्होंने कहा सर इसका पीवाईक्यू भी बना दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब वो पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी बनाया है लेकिन उनको पता नहीं है, तो यहां पर वो केस खत्म हो जाएगा। आपको एक ही जगह दिख रहा है कि सर ने मेरे लिए वन शॉट बनाए हैं, पीवाईक्यूज बनाए हैं, प्योर गोल्ड सीरीज बनाई है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, एमसीक्यू आने वाले हैं, सारी चीज दिख जाएगी। जो आपको जरूरत हो अपनी इच्छा अनुसार आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो ये अरविंद एकेडमी का होम पेज है। पहले वाले लिंक को ये देखिए, यहां पर इसको क्लिक कर देंगे तो कुछ लिंक्स खुल जाएंगे और यहां पर ऑल वीडियो लेक्चर्स को आप क्लिक करेंगे तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक अटैच कर दूंगा कि इस वीडियो के बाद अगर आप कुछ कंटिन्यूएशन में देखना चाहते हैं तो देख सकें। तो एक तो होम पेज पे मिल जाएगा, दूसरा आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फायदा क्या है इससे? फायदा है कि कोई भी टाइम वेस्टिंग आपकी नहीं है, इजी एक्सेस है और साथ में आपको यह भी मालूम रहेगा कि अरविंद सर आपके लिए कौन कौन सी सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। और कुछ बच्चों को चाहिए होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सभी पीडीएफ्स के लिए, जिससे आप अपने नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगी। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपके लिए दो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं। आप जानते हैं कि आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं लगाए तो तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती है। आप अपने टीचर से बात करें, भैया से बात करें, दीदी से बात करें, पापा से बात करें, सब यही बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, लगाए बिना काम नहीं बनेगा। तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के, जैसे 12th पीसीएम है इसी तरह 12th पीसीबी भी आपको मिलेगा। और ये 10 साल के आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व, फुली सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एडवांटेज क्या है कि आप बाजार में अगर चाहते हैं किसी अच्छे पब्लिशर की बुक लेने तो वो मिलती है आपको, एक पीवाईक्यू मिलेगी 300-400 रुपए की, और हम लोगों ने कोशिश की है आपको 12th पीसीएम या 12th पीसीबी केवल 299 में प्रोवाइड करने के लिए, जिससे आपका भला हो सके। और दूसरा स्ट्रॉन्ग कोर्स आपके सामने है पीसीएमबी ऑल इन वन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट एक में है। ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक है ये, और ऑल इन वन जैसा इसका नाम है, ये सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपके कवर करता है। खूब सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 1000 एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग, बहुत सारी केस स्टडी, सैंपल पेपर्स। तो ये भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करता है। और चारों सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो केवल 699 है बेटा। जबकि आप एक किताब लेने जाते हैं किसी पब्लिशर की तो आपको 750 से 800 रुपए की आजकल मिल रही है, और इतने क्वेश्चन है भी नहीं जितने हम लोगों ने दिए हैं। तो हम लोगों ने चारों सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया है बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में, जैसे कि आपको फायदा हो सके। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें,
उसके स्टोर सेक्शन में चले जाएं और वहां पर इन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है वो करते हैं शुरू। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो बच्चा, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो न्यूक्लाई के लिए। सारी चीज मैं कवर करूंगा बड़े ही आराम वाले डिस्कशन के साथ या सरलता के साथ। तो शुरुआत करते हैं न्यूक्लाई की। और जैसा आप जानते हैं, इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था एटम्स, एटम्स में हमने देखा था कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और ये भी हम समझ गए थे कि उसका जो न्यूक्लियस है वो उसके सेंटर पे पाया जाता है, जिसमें करीबन 99.9% मास एटम का सेंट्रलाइज्ड रहता है और सारे पॉजिटिव चार्ज उसमें रहते हैं। यानी जो एटम है उससे बहुत छोटा होगा आपका न्यूक्लियस। साथ में पूरा मास, लगभग पूरा मास आपको न्यूक्लियस में मिलेगा और न्यूक्लियस में पूरा आपको पॉजिटिव चार्ज वही मिलने वाला है। ये अगर आप समझें इस बात को ना कि भाई न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा, तो जितना बड़ा आपका रूम है या क्लासरूम है उसमें ये पेन की टिप के बराबर न्यूक्लियस होता है, इतना छोटा, और लगभग पूरा मास ये अपने में निहित करके रखता है। तो आखिर ये जो न्यूक्लियस इतना छोटा है, क्या उसका भी कोई स्ट्रक्चर है? क्या उसके अंदर क्या है, कौन है और कैसे है, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। और इसीलिए इसका नाम दिया गया है न्यूक्लाई, कि भाई कौन कौन है इसके अंदर, किस तरीके से है और उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं। आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1932 में 1932 में जब चैंडविक ने खोज लिया न्यूट्रॉन, तो हेल्सबर्ग ने प्रपोज की प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या थी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस थी, उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक और न्यूट्रल एलिमेंट रहता है, न्यूट्रॉन। तो यहां पर बात की गई कि भाई न्यूक्लियस में दो खिलाड़ी मिल गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की विशेषता देखें तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी अलग से ये स्टेबिलिटी ले सकता है। साथ में इस पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, बस पॉजिटिव होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। और रही बात इसकी मास की, तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज्यादा भारी है। और अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं मिलता और इसका मास स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा होता है, बहुत कम, लगभग बराबर लेकिन जरा से ज्यादा। देखिए यहां पर 1.6726 है, 1.67 तो सेम ही आया, ये लास्ट दो डिजिट में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर लेकिन स्लाइटली ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इस बात को देखते हुए कि भाई जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, इनके मासेस लगभग बराबर हैं और जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता, यानी न्यूक्लॉन्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सेम है। इसलिए इन दोनों को कंबाइंड नाम दे दिया गया है न्यूक्लॉन्स। तो जब भी हम न्यूक्लॉन्स बोलेंगे वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही इंक्लूड होंगे, दोनों के मिलाकर ये नाम रखा गया है न्यूक्लॉन्स। उसका रीजन मैंने बताया कि दोनों के मासेस लगभग बराबर थे या हैं, और साथ में न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों में कोई फर्क नहीं करता। हाँ, जबकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जैसे कूलम्बियन फोर्स, वो प्रोटॉन पे लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में नहीं लगता। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कूलम्बियन फोर्स फर्क करता है लेकिन बाकी नहीं करते। तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर और क्या मामला है। तो इस मामले को समझने में हम बात कर चुके थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कह देते हैं, भाई कितने प्रोटॉन हैं उसको हम कह देते हैं एटॉमिक नंबर। ये देखिए, एक तो न्यूक्लियस बोला जिसमें मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर जो नाम रखा गया है वो न्यूक्लियस है। और जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर जिसको Z से शो करते हैं, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। जब हम A से बात करते हैं जो कि मास नंबर होता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है दोनों को मिला के जो संख्या आएगी उसको आप बोलोगे मास नंबर। अब अगली बात आती है आपकी न्यूक्लियर मास की। तो न्यूक्लियर मास देखिए क्या है। न्यूक्लियर मास का मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मिलाकर जो मास बनता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मास। पहले वाला देखिए क्या था ना, मास नंबर था, नंबर गिनती। और ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियर मास। एक्चुअल मास चले आए हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो टोटल मास होगा उसे हम न्यूक्लियर मास बोलेंगे। न्यूक्लाइड की बात की जाए तो न्यूक्लाइड क्या होता है, जब किसी स्पेसिफिक एटम को हम की बात करते हैं और उसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उसको हम न्यूक्लाइड बोल देते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, एक्स ए जेड से। जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर और ए क्या है मास नंबर। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखिए गोल्ड मैंने लिख दिया है जैसे बातों को समझ पाए। एयू मतलब गोल्ड। 79 एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके अंदर, और 197 इसका मास नंबर है। मास नंबर यानी 197 में 79 घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा जो कि 118 है। यहां पर भाई 197 क्या है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलाकर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 79 है तो घटा दीजिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएगा। तो न्यूक्लाइड कहते कब है, जब हम किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में किसी एटम की बात करते हैं तो उसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लाइड बोल देते हैं। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का मामला क्या है। अब कुछ बातें और जो आपके बड़े काम की हैं पूछ भी ली जाती हैं, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स। फटाफट देखते हैं। जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में आपका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, Z सेम, लेकिन मास नंबर डिफरेंट कर जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। यहां पे देखिए तो ये एटॉमिक नंबर तीनों का एक जैसा है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। देख पा रहे होंगे, एक का एक है, दो है, तीन है मास नंबर। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम ये क्या है, आइसोटोप्स। इसका Z सेम है, A अलग अलग है। अब दूसरा नंबर आता आइसोबार्स। आइसोबार्स में A सेम होता है और Z अलग अलग होता है। तो यहां पे देखिए मैंने लिख रखा है कि A सेम है लेकिन Z डिफरेंट है। जैसे कि 1H3 2He3, तो देखिए 3 3 सेम आ गया, A सेम, और 1 1 अलग अलग, 1 और 2 अलग हो गया, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो गए। तो ये आइसो बार्स हो गए आपके। अब अगली बात करते हैं आइसोटोन्स की। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो आइसोटोन्स हो गया द न्यूक्लाइड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल के लिए क्लोरीन, पोटेशियम। क्लोरीन में 17Cl37, 37 में अगर 17 घटाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये 37 में 17 घटाया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 20, और इसी तरीके से 39 में 19 घटाया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 20। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोन्स। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे बड़ी शानदार तरीके से। अच्छा, एक होता है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में क्या होता है, ए और जेड दोनों सेम होते हैं लेकिन एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। तो दीज आर न्यूक्लाई विद सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। तो आइसोमर्स आप केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं, यहां पर काफी बड़ा फिगर होगा इसलिए एग्जांपल इसमें नहीं लिखा है। आप केमिस्ट्री में आइसोमर्स की भरमार आपके पास होगी, वहां से कोई आइसोमर समझ सकते हैं। ए भी सेम, जेड भी सेम, लेकिन डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होने की वजह से वो आइसोमर्स कहलाते हैं। अब एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जाती है जो 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं केजी में उसके मास को, तो वो देखिए काफी लंबी चौड़ी फिगर आ जाती है। ये देखिए द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कार्बन 12 एटम होता है उसका मास देखिए 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ये फिगर को लिखना और कम्युनिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, करने को तो कर ही सकते हैं लेकिन इसको कि एटम के मासेस का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसलिए ये कन्वीनियंट नहीं है कि इतना लंबा लंबा लिखा जाए, बताया जाए। तो इसकी जगह एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी गई, एटॉमिक मास यूनिट,
जिसको शॉर्ट में हम लोग कभी कभी यू से भी दिखाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और कभी कभी इसको यू से भी दिखा देते हैं, मतलब वही है। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स, जो कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसे हम बोलते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 एटम का जो मास है उसको 12 एएमयू बोला गया। तो एक का कितना रहा? 1 एटॉमिक मास यूनिट कितनी हो गई? 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम। भाई यहां पे देख रहे 12 एटॉमिक मास यूनिट है कार्बन के टोटल मास के, कार्बन एटम के मास के। तो एक एटम की यूनिट कितनी होगी? 1/12। तो ये 1/12 आप निकाल सकते हैं। इसी को अगर आप 12 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू लगभग आपको मिल जाएगी, जो मैंने यहां थोड़ा सा करके दिखाया है। 1 U किया मास ऑफ 1 कार्बन एटम का, 12 से डिवाइड के लगभग ये वैल्यू आपको मिल जाती है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या हो गई? आप बात करें तो कार्बन 12 का 1/12 ये हिस्सा इसका एटॉमिक मास यूनिट के रूप में आ जाता है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके एटम्स मिलते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट के इंटीजर्स में मिलते हैं। 1 अप्रोक्सीमेटली 1 एमयू, 2 एमयू, 5 एमयू, 10 एमयू, 35 एमयू, 40 एमयू, एमयू। तो ये बड़े इंटीग्रल फैशन में मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपको एलिमेंट भी मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, जो इनका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होते, जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन का आप देखें जो मास ऑफ क्लोरीन एटम है वो 35.46 एमयू है। यानी ये ना ये 35 है ना ये 36 है, करीब करीब बीच का आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है इसको समझ लेते हैं जल्दी से। और देखिए एटॉमिक एक्यूरेट मेजरमेंट जो एटॉमिक मास का हम करते हैं वो करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम कोई एटम कितना मास का है ये पता लगा लेते हैं। अब यहां पर इससे मतलब क्या रहा कि जब ये 35 भी नहीं आया इंटीग्रल मल्टीपल, 36 भी नहीं आया, तो ये समझा गया कि भाई क्लोरीन जो है उसका एक ही एटम नहीं है इस एटमॉस्फेयर में, इस दुनिया में। उसके क्या है? आइसोटोप्स भी हैं। तो आइसोटोप होने में क्लोरीन का प्रॉपर्टी तो वही रहा, लेकिन उसके मास नंबर डिफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये देखिए ये कहानी इससे ये पैदा होती है। और एक्चुअल में ये कहानी बिल्कुल दुरुस्त पाई गई। क्या दुरुस्त पाई गई? देखिए जो क्लोरीन है मैं आपको समझाता हूं। 2 टाइप के क्लोरीन एटमॉस्फेयर में मिलती है। एक क्लोरीन मिलती है 17Cl35, दूसरी क्लोरीन मिलती है Cl1737। 2 टाइप की क्लोरीन। इसका कितना मास है? तो 34.98 एमयू ये मास है। इसके मास की बात करें तो यह है 36.98 एमयू, ये मास है इसका। और समझ में आ रहा भाई 37 के आसपास है इंटीग्रल मल्टीपल, और ये साहब 35 के आसपास है इंटीग्रल मल्टीपल एएमयू का, जो नॉर्मली हम उम्मीद कर रहे थे मिलना चाहिए। अब ये जो होता है ये कितना है एटमॉस्फेयर में? तो ये होता है पूरा 75.4%। और ये कितना होता है? 24.6%। यानी जो क्लोरीन उपलब्ध है एटमॉस्फेयर में वो 75.4% ये है और 24.6% ये है। अगर हम इसका वेटेड एवरेज ले लें तो देखते हैं क्या फिगर आती है। तो वेटेड एवरेज कैसे लिया जाता है? तो इसको करते हैं हम लोग, इसके जितना उपलब्ध है 75.4 इंटू इसका मास 34.98 प्लस इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 24.6 इंटू 36.98 और इसको डिवाइड कर देते हैं वेटेड एवरेज में। ये रहा 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो फिगर आती है ये आ जाती है 35.47 U, जो कि स्पेक्ट्रोमीटर से जब हमने नापा था उसके मास के करीब है, लगभग एक जैसी है। देखिए जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से नपाई की गई 35.46 U आ रहा है, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 35.47 U, जो कि विच एग्रीज आप लिख सकते हैं, विच agrees with the atomic mass of
क्लोरीन। तो बात आपको समझने का मौका मिला होगा। ये क्या है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब कौन कितना मौजूद है, उसका असर कितना पड़ रहा है, इस तरीके से निकालते हैं। तो कहीं पर आपको एटॉमिक मास अगर निकालना पड़े वेटेड एवरेज से, तो इसी चीज का आप हवाला लेंगे। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। और किसका है ये? ऑफ मासेस, ऑफ टू क्लोरीन आइसोटोप्स लिख सकते हैं आप, या ऑफ टू आइसोटोप्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी कि क्लोरीन के दो आइसोटोप मौजूद हैं और उसकी वजह से आपका जो इसका मास है वो इतना आ रहा है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभी इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है इस तरह निकालने के लिए, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं हट जाता हूं और इसको आप नोट पॉज करके नोट कर लें, जैसे बात आप तक पहुंच जाए। चलिए एक कदम आगे और बढ़ जाते हैं और यहां पर आ जाते हैं एटॉमिक मासेस पर। तो जैसे आपसे बातचीत हुई थी कि एक एमयू को अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के ये बराबर है। एक एमयू दो एमयू लिखना कितना आसान है, और ये लिखोगे तो कितना लंबा चौड़ा है। दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के बराबर होता है जूल के, ये हमें पता है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 10⁶ ईवी आ जाएगा। कैलकुलेट कर लिया। अब हम जानते हैं, देखिए ये जो आइंस्टाइन बता गए थे E = mc², मास और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी को मास में। तो आखिर 1 AMU, एक AMU किसकी यूनिट है? मास की। ये है आपकी यूनिट ऑफ मास। और MeV किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप अगर एक AMU का मास ले लें तो उससे कितनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से, तो वो आ जाएगी 931 MeV। एक AMU मास जो है इतनी एनर्जी दे सकता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो ये तो बहुत जगह इस्तेमाल होने वाली है। अच्छा, अब अगला चरण हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। आइए चलते हैं, देखते हैं और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है। तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखिए हुआ क्या कि जब हम लोग इधर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में गए देखने, तो 3 आइसोटोप आपके एटमॉस्फेयर में मिले। वो 3 आइसोटोप क्या थे? हाइड्रोजन का प्रोटियम, मास है 1.0078 AMU। दूसरा ड्यूट्रियम, मास देखिए लगभग डबल सा हो रहा है। ट्राइटियम, ये मास लगभग 3 गुना पहले वाले का हो रहा है। तो क्या देखा गया कि भाई ये है तो मास नंबर तो सबका सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर इनका सेम है, प्रोटॉन नंबर्स तीनों सेम है, लेकिन मास नंबर बदलता जा रहा है। इसका मास नंबर भी कह लीजिए या इसका मास की बात कर लीजिए, मास बदलता जा रहा है। तो अगर इसका क्या मतलब है कि अगर प्रोटॉनों की संख्या 1 है और मास बढ़ रहा है तो प्रोटॉन के अलावा कोई और भी खिलाड़ी मौजूद है। समझिएगा बात को कि तीनों में अगर हमारे पास प्रोटॉन एक ही है और मासेस तीनों में अलग अलग होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई और भी चीज है जो बढ़ रही है। बढ़ रही है तभी तो इसका मास बढ़ रहा है। तो जो चीज बढ़ रही थी उसको यह बताया गया कि कोई भाई न्यूट्रल पार्टिकल है जो इसके अंदर मौजूद है और जो लगभग उसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है। तो प्रोटॉन के बराबर अगर उसका मास है तो वो जैसे ही एक बढ़ जाता है उसका मास उतने लगभग प्रोटॉन के बराबर से बढ़ जाता है। ये एक हाइपोथेसिस पिक्चर में आई और इससे ये साबित होता दिखा कि भाई प्रोटॉन के अलावा कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया 1932 में। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या रहा कि भाई न्यूट्रॉन असल में है कि नहीं है। ये तो हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस को तभी आप पक्का मान पाएंगे जब एक्सपेरिमेंटली वो चीज साबित हो जाए, वरना तो एक ये परिकल्पना है कि भाई ऐसा होना चाहिए, हो रहा नहीं हो रहा, देख लेते हैं। अब क्या हुआ, चैंडविक ने क्या किया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पर
ये बेरिलियम जो है उस पे अटैक कराया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर अटैक कराया और वहां से इन्होंने जो पार्टिकल निकलते हुए देखे, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स निकलते हुए देखे जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स थे। इनके इनके उनके पास कोई चार्ज नहीं था, और वो जो निकले न्यूट्रल पार्टिकल्स, जब उसको पैराफिन स्लैब पे अटैक कराया गया तो वहां से प्रोटॉन निकलते हुए दिखे। यहां प्रोटॉन डिटेक्टर है जो ये डिटेक्ट कर लेता है, हाँ भाई इससे प्रोटॉन निकल रहा है। तो क्योंकि उस समय हमारा जो न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद था वो फोटोन ही था, जो साइंस डेवलप हुई थी, तो लोगों ने सोचा कि भाई ये जो निकल रहे हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स ये फोटोन होने चाहिए, है ना, फोटोन होने चाहिए भाई, वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यूज कर रहे हैं। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि जब इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम लगाया तो ये देखा कि अगर ये फोटोन है तो इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होनी चाहिए थी, जो यहां पर नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये फोटोन नहीं है। यानी अब तक की जो साइंस डेवलप हुई है जो इशारा कर रही है कि फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, पकड़ लो। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने पर ये जो बात पता चली कि इनके पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि यहां पर थी नहीं। तो इस पजल को, इस प्रॉब्लम को, इस इशू को सॉल्व किया जेम्स चैडविक ने। उन्होंने कहा भैया ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं ये फोटोन नहीं है, ये एक नए पार्टिकल हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिनका नाम उन्होंने धरा न्यूट्रॉन्स। तो जेम्स चैडविक ने बताया कि ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं ये भाई साहब कहलाएंगे अब से न्यूट्रॉन्स। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आगे अभी आप देखेंगे भी, ये न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जैसे कि प्रोटॉन अगर आप एटम्स न्यूक्लियस से बाहर निकालें तो स्टेबल रहते हैं, दिखते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अनस्टेबल होते हैं। न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे तो ये आपको स्टेबिलिटी नहीं शो करते, अनस्टेबल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज कुछ इन्होंने देखी। तो जेम्स चैडविक ने ये कमाल की बात की, उनको नोबेल प्राइज भी 1935 में मिला इस आविष्कार के लिए जो 1932 में उन्होंने किया था। ये सब बातें मैंने लिखी भी हैं और बड़ी स्टोरी नुमा बातें हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, लगभग प्रोटॉन के बराबर। और यहां देखिए प्रोटॉन का मास ये लिखा हुआ है और ये न्यूट्रॉन का ये लिखा है। साथ में मैंने बताया कि न्यूक्लियस से बाहर निकालेंगे तो ये अनस्टेबल होंगे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन स्टेबल रहते हैं। अब जब क्योंकि न्यूट्रॉन पिक्चर में आ चुका था तो अब कहानी क्या है न्यूक्लियस की, अब तो न्यूट्रॉन मेंबर हो गया उस घर का। तो अब कहानी यही बन गई जैसा पहले हम बात कर रहे थे, Z हो गया एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद N हो गया न्यूट्रॉन्स नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और मास नंबर क्या रहा? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A इज इक्वल टू Z प्लस N। और मास नंबर ए होता ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे। तो न्यूक्लॉन हम लोग जब यूज करते हैं वर्ड तो आप जान ही रहे हैं, जब आप न्यूक्लॉन बोलेंगे तो वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का कंबाइंड नाम है, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, दोनों सम्मिलित हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कंपोजिशन भी समझ में आया। अब जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स थे साहब, इनकी प्रॉपर्टीज भी फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि नया खिलाड़ी आ गया, आविष्कार हो गया, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो वो क्या खूबसूरती लेके आया है। तो उसको देखने गए कि न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा न्यूट्रॉन्स सभी पार्टिकल में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और मास स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, लगभग बराबर लेकिन जरा सा ज्यादा। आगे, इनसाइड ए न्यूक्लियस न्यूट्रॉन स्टेबल है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन्स स्टेबल नहीं है जबकि प्रोटॉन है। और बीइंग न्यूट्रल दे डू नॉट इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉन्स, सो न्यूट्रॉन्स हैव लो आयनाइजिंग पावर, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको ये अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। तो जब अट्रैक्ट और रिपेल करेगा ही नहीं तो उसको ना खींचेगा ना फेंकेगा, इसलिए आयनाइज करने की इसकी पावर नहीं होती, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
होने की वजह से एक फायदा मिल जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से कि ये पेनिट्रेशन पावर इसकी बढ़ जाती है, तो दे कैन इजिली पेनिट्रेट हैवी न्यूक्लियाई इनसाइड द न्यूक्लियर इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस को, क्योंकि भाई चार्ज ना होने की वजह से कोलंबियन फोर्स करता नहीं, कोई इसको विरोध करने वाला है नहीं, तो घुस जाता है जहां इसको घुसना है, अपोजिशन नहीं मिल रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को इंड्यूस करने के लिए न्यूट्रॉन आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं। और बात करें दे इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स में ये रेडियो एक्टिविटी भी इंड्यूस करते हैं। कौन? न्यूट्रॉन्स। इन हैवियर न्यूक्लाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स। भाई जो हैवियर न्यूक्लाई होते हैं उसमें, हैवियर न्यूक्लाई का मतलब उसका मास नंबर ज्यादा होता जा रहा है, तो वहां पर जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो प्रोटॉनों से ज्यादा होती है, क्योंकि मान लीजिए इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं और अधिकतर आपको प्रोटॉन मिल जाए अगर, तो सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये स्टेबिलिटी के लिए खतरा है कि जो लोग साथ रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं, तो उस घर में कैसे रहेंगे? कोई ना कोई तो झगड़ा करके भाग जाएगा वहां से है कि नहीं? तो यहां पर प्रोटॉनों से ज्यादा न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने पे क्या होगा? रिपल्शन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में तो लग नहीं रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी नहीं लग रहा है, तो ये स्टेबल न्यूक्लियस देने की तरफ एक अहम रोल प्ले कर देते हैं। तो जो हैवी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ज्यादा है, वहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है, जो स्टेबिलिटी प्रदान करती है न्यूक्लियस को। आप ये बात आसानी से पकड़ पाए होंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात पिक्चर में आती है जो आप आसानी से समझ सकते हैं, न्यूक्लियर साइज। अब जो रिसर्च किया गया, जो एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें देखा गया कि जो वॉल्यूम है, दिस इज अ वॉल्यूम, इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर, यानी जितने खिलाड़ी आपके होते चले जाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होता चला जाएगा। मास नंबर का मतलब यही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलाकर। अब इसी बात को जब आगे, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट होता है, तो आर क्यूब ये हो गया ना, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई 1/3 पावर। अब रेडियस की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी आर नॉट ए की पावर 1/3। और ये एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे जब न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर से, तो 2 ही 3 फॉर्मूले हैं जिसपे आपका न्यूमेरिकल बनता है, तो इस पे न्यूमेरिकल बनने की संभावना रहती है। बहुत ही छोटा प्यारा नाजुक न्यूमेरिकल बनता है। आर इज इक्वल टू आर नॉट, आर है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ए है मास नंबर। ये रिलेशनशिप होती है, जितना ज्यादा मास नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका न्यूक्लियस का रेडियस बढ़ता हुआ दिखेगा, आपको बड़ा हो जाएगा न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर साइज का मामला हो गया, जो आप पॉज करके नोट भी यहां कर सकते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक तो न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं, बहुत ही छोटे आसान न्यूमेरिकल रहते हैं। देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस? 29 कॉपर है, 29 Cu64, इसका रेडियस, तो R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट हम पहचानते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ये तो कांस्टेंट होता है। ये रहा मास नंबर जो कि यहां 64 है, ये देखिए 1.2 इंटू 10⁻⁻15, और यहां वैल्यू आ गई कितनी? 4, 4 चौक 16, चौके 64। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ऐसे सवाल ये आया हुआ है बोर्ड में, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती। छोटा सा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 लगा दीजिए। मैं हटता हूं, पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं, वो भी बड़ा सरल है, वो भी आता रहता है इसी चीज पर। ये देखिए यहां पर देख लेते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 29 Cu64, 30 एल्यूमिनियम 27। इनका हमें रेशियो लेना है रेडियस का। हम फॉर्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अगर मैं यहां लिखूं आर कॉपर और आर एल्यूमिनियम, तो वैल्यू आ जाएगी आर नॉट मास ऑफ कॉपर, मास नंबर, आर नॉट
मास नंबर एल्युमिनियम का 1/3। हम जानते हैं R0 तो गया कट। अब मास नंबर इसका कॉपर का क्या 64 अपॉन एल्युमिनियम का कितना 27 और 1/3 ऊपर है, पूरा लगा सकते हैं। इतनी मैथमेटिक्स तो हम लोग को आती ही है। अब यहां पर आप चाहें ऊपर ऊपर भी रहने दें अलग अलग, इसका क्यूब रूट कितना हो गया 4 और इसका क्यूब रूट हो गया 3। ये आपका आंसर आ गया। देखिए बस कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई, इसको नोट कर लीजिए। आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है, उसको हल्का सा डेरिवेशन है। वैसे भी इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन है नहीं, यही एक डेरिवेशन है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आगे मैं बात को ले जाता हूं जहां पर चर्चा में आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। अब कमाल की बात क्या है कि न्यूक्लियर डेंसिटी चेंज नहीं होती। न्यूक्लियर डेंसिटी कहेंगे किसे? मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल न्यूक्लियस का मास अपॉन टोटल न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वही हो जाएगी न्यूक्लियर डेंसिटी। मास नंबर बढ़ भी जाए तो भी न्यूक्लियर डेंसिटी कम नहीं होती, रेडियस बढ़ भी जाए तो भी आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी कम नहीं होती। इसीलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो दो तरीके से बोलता है। जैसे नोट मैंने लिखा है यहां, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, लिख के आता शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। या सेकंड स्टेटमेंट क्या देते हैं वो, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है आर। वॉल्यूम की बात करोगे 4/3 आर क्यूब, तो आर, तो आर और ए दोनों पर ये नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर जो न्यूक्लियर डेंसिटी रो एनयू लिखा है, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, एनयू का मतलब न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू आ रही है 3m/4πr0 क्यूब। ना इसमें ए है ना इसमें आर है, R0 तो कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है सभी न्यूक्लियाई के लिए और इंडिपेंडेंट होती है ए से और रेडियस से। अभी ये जो वैल्यू लिखी है मैं आपको उसको डेराइव करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। आइए चलते हैं, इसका कर लेते हैं डेरिवेशन, बहुत ही आसान। इसी का डेरिवेशन कर रहे हैं जो बात अभी हम लोगों ने की थी। एक दो लाइन लिख लीजिए, लेट ए बी दी मास नंबर एंड आर बी दी रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस। और लिख लीजिए, इफ स्मॉल m is the average mass of a nucleon, then देखिए यहां क्या मामला हो गया कि एक न्यूक्लियॉन का मास m है और मास नंबर ए है। मास नंबर ए का मतलब उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर ए की गिनती के बराबर है, और एक का मास m है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा m इंटू ए। एक का m और टोटल कितने a, तो m इंटू ए। तो यहां पर आप लिख दीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू हो गई m इंटू ए। बढ़िया, हमें तो अल्टीमेटली डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए। मास हमारे हाथ में आ चुका है, वॉल्यूम निकालने के चक्कर में रहेंगे अब हम लोग। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या रहा 4/3 पाई आर क्यूब। आर था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब आप ये जानते हैं 4/3 पाई, आर को लिख सकते हो R0 ए की पावर 1/3 की पावर क्यूब। ये एक वैल्यू कहां से आई, क्योंकि हम फॉर्मूला एक जान चुके हैं, R इजकल टू R0 की पावर a/3। ठीक, अब यहां से आप इसने आपने ओपन किया, क्यूब से ये क्यूब कट गया और ये वैल्यू आ गई 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू ए। बढ़िया, अब न्यूक्लियर डेंसिटी की बात की जाए भाई, बहुत ही सरल। तो ये रही बात न्यूक्लियर डेंसिटी, जिसे हम रो
Nu से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास और वॉल्यूम, तो ये भाई रो Nu की बात की जाए तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना था? Ma के बराबर, तो ये वैल्यू लिख दो यहां Ma। वॉल्यूम कितना था ये निकाला है, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ये देखिए ए कट गया और वैल्यू आ गई m अपॉन, चाहो तो 3 ऊपर पहुंचा दो, 4r0 क्यूब। तो ये देखिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो सभी के लिए कांस्टेंट है। क्यों सभी के लिए कांस्टेंट है? क्योंकि ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट आ गया है। m है न्यूक्लियन का मास जो कि कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता ही है, आर नॉट भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब है रो न्यू न्यूक्लियर डेंसिटी, एक लैंग्वेज लिखेंगे, इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लाई। एक तो ऐसे, दूसरी बात यही कह सकते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी इज independent from A, which is mass number, and radius, size of nucleus, which is radius। तो ये आपने दोनों बातें यहां से प्रूव कर दी, और ये डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही है इसमें डेरिवेशन के नाम में, इस चैप्टर में, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे की हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। पॉज करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, और ये आप यहां तक आसानी से इसको मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लें। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए आसानी से इसको। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा यहां पर एग्जाम्पल है, या एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो लिखा है गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस 55.85 AMU और ए मास नंबर 56 है, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आप जानते हैं कि MFE अगर लिखा हुआ है केजी में या AMU में, तो ये एमयू में कितना हो गया बेटा? किलोग्राम में कितना हो गया? 9 पॉइंट चेंज कर लेंगे, किलोग्राम। अब न्यूक्लियर डेंसिटी या तो पीछे का फॉर्मूला लगा दीजिए या यहां पे लिख दीजिए कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती थी, आपको याद होगा मास अपॉन वॉल्यूम कर सकते हैं, या पीछे का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था जिसमें आया था एक न्यूक्लियन का मास 4/3 पाई r0 का क्यूब। ये एक न्यूक्लियन का मास है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। कई बच्चे गलती कर सकते हैं इसलिए मैंने लिखा। तो टोटल मास कितना था? 9.27 10⁻⁻26। ठीक, अभी इसको हमें मास नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा एक के लिए, तो ये 1/56 कर दो। यहां एक न्यूक्लियन का मास आ गया। वॉल्यूम 4/3 पाई r0 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये देखिए आपका आंसर है। ऐसे सवाल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आपको आने ही चाहिए। तो ये एक और वैरायटी है जो आपके सामने आ गया, बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स, उसकी बात करेंगे। मेरे ख्याल से पॉज करके आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम लोग। ये देखिए न्यूक्लियर फोर्स। अब होता क्या है न्यूक्लियर फोर्स का फंडा देखिए क्या है। आप मेरी बात सुन लीजिए फिर इसकी चर्चा शुरू कर देंगे। एक न्यूक्लियस है, उसमें कई सारे प्रोटॉन हैं। आप जानते हैं कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
पसंद थोड़ी करते हैं, क्योंकि प्लस प्लस होता है तो दो दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपल्ज करते हैं। और उनके है बड़ा सा छोटा सा जगह रहने का, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है ना, उसमें पता लगा 2 4 6 10 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, तो वो आखिर जब नापसंद करते हैं तो इतनी छोटी जगह में रह क्यों रहे हैं, अलग अलग हो जाना चाहिए। इसलिए रह रहे हैं कि जब वो पास पास होते हैं तो उस पर कोई और भी फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो कूलम्बियन फोर्स का पापा होता है, मतलब कूलम्बियन फोर्स से ज्यादा भारी खिलाड़ी होता है, जो वो अलग होना चाह रहे हैं उनको मजबूर करता है मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। तो ये बात सोची गई ऐसे कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत छोटी सी जगह में साथ रहने को मजबूर हैं तो इसका मतलब ऐसा एक फोर्स और मौजूद होगा जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो कूलम्बियन फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स है, उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से वो बंधन में बंधे हैं, भाग नहीं रहे हैं, वरना तो खट से भाग जाएंगे। भाई एक रूम में अगर 3 लड़के हैं और तीनों लड़ते हैं तो अगर कोई मजबूरी ना रहे तो चले जाएंगे। अगर वो रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि तीनों अलग अलग रहेंगे तो रेंट बहुत ज्यादा है। मान लो पढ़ने गए, इंजीनियरिंग करने गए, डॉक्टरी करने गए, आपने पेइंग गेस्ट वाला ले लिया, वहां पर रह रहे हैं तीनों लोग एक साथ फ्लैट लेके, तो मजबूरी है कि भाई अलग अलग रहेंगे तो बड़ा किराया ज्यादा पड़ जाएगा आपका, इसलिए मजबूरी में रह रहे हैं। तो कोई तो फोर्स है जो आपको बांधे हुए है, वही बात। तो खैर आप इस बात को समझ में आया कि न्यूक्लियर फोर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कूलम्बियन फोर्स से ज्यादा भारी पड़ता है। और इसकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है 6-7, उसको जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहां पर बातें लिखी गई हैं कि द एवरेज सेपरेशन बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स 10⁻⁻15 मीटर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो आपके प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन है वो काफी क्लोज होते हैं, उनके बीच का एवरेज सेपरेशन 10⁻⁻15 मीटर होता है, काफी कम। वहां पर ये फोर्सेस पिक्चर में आते हैं। अभी हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जैसे ही न्यूक्लियर रेंज, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, तो ये मान लीजिए यहां पे लग रहे हैं, अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो लगना खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगते हैं, बहुत ही कम रेंज पे लगते हैं। और अगर इनका डिस्टेंस आपने घटा दिया तो भी न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगा। यानी थोड़े से सेपरेशन में, थोड़ा रेंज में ही एक्टिव होते हैं। अगर उससे ज्यादा किया तो भी लगना बंद, उससे कम किया तो भी लगना बंद। यह बात समझ में आनी चाहिए। खैर, इट इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों पर लगते हैं बहुत छोटे से न्यूक्लियस में। अब यहां पर ये इनकी प्रॉपर्टीज लिखी जो एक एक करके मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इस ग्राफ का भी काफी हालचाल लेंगे हम लोग, ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं यहां पर, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो है आप देखिए तो न्यूक्लियर फोर्स का सबसे तगड़ा रहता है। यहां पर अगर हम सोचें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो अगर 1 के बराबर है, रेशियो बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है 10⁻36 है, बहुत ज्यादा तगड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और न्यूक्लियर फोर्स इससे भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, 10⁻38। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन किसका, न्यूक्लियर फोर्स का। तो न्यूक्लियर फोर्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, 100 गुना ज्यादा और आपके हो जाते हैं, किससे दिखाई पड़ रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से। साथ में शॉर्ट रेंज फोर्सेस 2-3 फर्मी मीटर में चलते हैं। फर्मी मीटर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया कि 2 खिलाड़ी हैं, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, दूरी बढ़ा देंगे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, इससे ज्यादा करीब ले आएंगे तो भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। आप समझे ना। तो रेंज उनकी जहां तक ये लग रहे हैं वो केवल 2-3 फर्मी मीटर तक ही है। फर्मी मीटर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। पास लाओगे जरूरत से ज्यादा तो भी लगना बंद, दूर ले जाओगे तो भी लगना बंद। खैर, वेरिएशन विद डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के साथ अगर वेरिएशन की बातचीत आप करें तो ये ग्राफ पिक्चर में आता है। यहां पर अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है 0.8 फर्मी मीटर पर। ये करीबन 0.8 है। फर्मी मीटर की बात कर लीजिए, ठीक, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फर्मी मीटर मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद अगर देखिए इस डिस्टेंस को अगर आप R0 कह दें, यहीं पे लिख देता हूं R0, तो केसेस देखिए R0 से छोटा रखिए। अगर आप, मैं इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, 3 केसेस ले लेते हैं। पहला केस फॉर
आर इज लेस देन आर नॉट, अगर आर नॉट से कम लेंगे तो बहुत तेजी से, देखिए सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब क्या, ये माइनस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी दिख रही है आर नॉट, ये डिस्टेंस है आर नॉट, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस में है। माइनस पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ये देखिए माइनस पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन, प्लस पी का मतलब रिपल्शन, यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव पी रिपल्शन, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आर नॉट को आप इससे कम करने लगते हैं, आपका न्यूक्लियर फ्यूल बहुत तेजी से घटता है और वो क्या हो जाता है, रिपल्सिव हो जाता है। ये देखिए पॉजिटिव पी है, यानी वो रिपल्शन में चेंज हो जाता है। तो फॉर आर इज लेस देन आर नॉट, तो मैं केवल लिखूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, समझिएगा ये बात। यहां पर आर नॉट से कम करने पर हमारा पीई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक, विथ डिक्रीजिंग आर, विथ डिक्रीजिंग आर। और इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, this implies strong repulsive न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आई होगी। पॉजिटिव पी का मतलब है रिपल्शन, निगेटिव पी का मतलब है अट्रैक्शन। जितना ज्यादा निगेटिव पी होगा उतना अट्रैक्शन मजबूत होएगा। अब दूसरी बात कर लीजिए, यहां पर अगर आप आर की वैल्यू को आर नॉट से बड़ा कर दें, इधर बढ़े, तो करीब करीब जब आप 4 फर्मी मीटर के आसपास, यहां पे देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है और करीबन 4 पे जब आप आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो फॉर आर इज आर नॉट, निगेटिव पी ऑल्सो डिक्रीजेस टू 0, मतलब ये धीरे धीरे देखिए घट रही है, घटते घटते शून्य पे आ जाएगी। और यहां पे बातचीत करें आर बराबर अप्रोक्सीमेटली 4 फर्मी मीटर पर, 4 फर्मी मीटर जो यहां कहीं आपको मिलेगा, वहां पर क्या हो जाएगी, पी विल बिकम 0, मतलब पी विल बिकम 0, ये देखिए 0 है, दैट इज नो न्यूक्लियर फोर्स, या आप कह दीजिए कि P 0 हो गई, इसका मतलब नो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस का मतलब समझ रहे हो कि पॉइंट 8 से थोड़ा सा आगे गए तो खत्म, पॉइंट 8 से थोड़ा सा कम गए तो खत्म। 2-3 फर्मी मीटर में केवल हम लोग खेल रहे हैं। तो ये इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस है। बात पूरी तरीके से पकड़ पाए होंगे आप। तो 0.8 फर्मी मीटर पर माइनस पी सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा अट्रैक्शन का। 0.8 से कम करोगे घटेगा, रिपल्सिव हो जाएगा। 0.8 से बढ़ाओगे तो आर बराबर 4 फर्मी मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। इससे साबित हो गया कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। ठीक है, अगली मैं हटता हूं, इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी ये प्रेजेंटेशन तो मिलेगा ही। अब एक कदम और आगे चलते हैं बेटा यहां पर, और देखिए चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। ये देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन पर भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है। इसका यह मतलब है कि किसी पार्टिकल पर चार्ज है कि नहीं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर है। सैचुरेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है कि ये न्यूक्लियर फोर्स अपने पड़ोसियों के बीच में लगता है, दूर अगर कोई पार्टिकल है तो नहीं लगेगा। जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, समझाने के लिए ये कोई पार्टिकल है तो दूसरा न्यूक्लियॉन यहां है तो फोर्स लगेगा, ये अगर दूर है तो फोर्सेस नहीं लगेंगे, न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग पाएगा। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होने की वजह से ही ऐसा होता है। तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। और सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब समझ गए, जो पड़ोसी हैं उनका तो लगेगा फोर्स, जो दूर है उनका नहीं लगेगा। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, तो स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर क्या हो गया कि न्यूक्लियस अंदर
घूम रहे होते हैं। तो पैरेलल स्पिन अगर होगी एक दूसरे के ही डायरेक्शन में तो ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगता है थोड़ा, और अगर अपोजिट एंटी पैरेलल है, एक ऐसे घूम रहा है दूसरा ऐसे घूम रहा है तो उस समय न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा। तो स्पिन डिपेंडेंट बिहेवियर हो गया न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर बेटा। आगे देखिए एक्सचेंज फोर्सेस, ये जो फोर्स लगाते हैं न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस, भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। तो कैसे लग रहा है, वो कंटिन्यूअसली आपस में एक पार्टिकल होता है मेसॉन्स, उसको एक्सचेंज करते रहते हैं जिससे कि वो बंधे रहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। तो मेसॉन्स इनके बीच का एक मैसेंजर है जो अदला बदली करते करते ये एक दूसरे पर न्यूक्लियर फोर्स लगाते हैं। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। आपने पढ़ा ना कोलंबियन फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, दो बॉडी ले लीजिए, इनके सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। अगर इसी ज्वाइनिंग लाइन पर कोई फोर्स लग रहा है ऐसे या ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। अलोंग द लाइन ऐसे भी या बाहर की तरफ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस समझ में आ रही है बात ना। सेंट्रल फोर्सेस कौन से होंगे, सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर दीजिए, उसी लाइन के अलोंग फोर्सेस लगे। जो कोलंबियन फोर्स है, कूलाम का फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी सेंट्रल फोर्स है। लेकिन ये जो फोर्स होते हैं ये सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं। मान लीजिए एक न्यूट्रॉन है, समझाने के लिए प्रोटॉन है यहां पर, तो सेंटर टू सेंटर ये हो सकता है ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हो, तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर पकड़ के आप रखिए। अब इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं मास डिफेक्ट की। आइए देखते हैं मास डिफेक्ट, अगला टॉपिक भी बड़ा शानदार। देखिए मास डिफेक्ट में क्या होता है, हम लोगों ने क्या देखा कि मान लीजिए यहां, अच्छा ये मास एनर्जी रिलेशन की पहले बात कर लेते हैं, फिर मास डिफेक्ट इसी से जुड़ेगा, क्योंकि मास डिफेक्ट्स को एनर्जी से हमें जोड़ना है। मास एनर्जी रिलेशन को आइंस्टाइन हमें दे गए हैं, E इक्वल टू mc स्क्वायर। जैसा मैंने बात की थी, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम चेंज कर सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग क्वांटिटी हमको नहीं समझनी है। मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, E इक्वल टू mc स्क्वायर के तहत। अब मास डिफेक्ट की बात करते हैं। जैसे यहां एग्जांपल लिया गया है शायद ऑक्सीजन का, तो देखिए ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और साथ में 16 मास नंबर है, तो 8 न्यूट्रॉन है। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि भैया ये ऑक्सीजन है, इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन का जो मास है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 8, भाई समझिएगा, 8 प्रोटॉन का जो मास है वो कैलकुलेट किया, 8 न्यूट्रॉन का जो मास था उसको कैलकुलेट किया और जोड़ दिया। यही दो तो खिलाड़ी हैं, और जितना मास आया हमने सोचा उतना मास इसमें होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि जब इनको एक साथ ले आते हो, एक साथ रहते हैं ये, तो इनका ये जो मास है ये इससे कम हो जाता है। ये इसको अगर मैं लिख दूं यहां पर, आपको अभी वहां देखूंगा, इसको लिख देता हूं m1, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस लिख देता हूं n। न्यूट्रॉन मत समझना, छोड़ो, ऐसे लिख दो, MNU लिख देते हैं। तो MNU की जो वैल्यू है वो M1 से कम हो जाती है। देख पा रहे हैं, अलग अलग जो पार्टिकल्स थे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनका जो मास जुड़ के आता है, जो साथ में वो रहते हैं, फिर हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह से नाप लेते हैं भाई कितना उसका मास है, वो मास इनके अलग अलग पार्टिकल के मासेस से कम हो जाता है। इसी गिरावट को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट का मतलब क्या है अभी आपको मैं बताता हूं, तो आप बात समझ गए होंगे, और इसको हमने यहां पर आपको समझाने के लिए किया क्या है। ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में देखिए 8 न्यूट्रॉन थे अभी देखा हमने, और 8 प्रोटॉन थे, तो 8 इंटू 1 न्यूट्रॉन का मास, 8 इंटू 1 प्रोटॉन का मास, ठीक है। और साथ में हमने इलेक्ट्रॉन का भी मास निकाल मारा, अगर आपको जोड़ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वो भी लिख लिया, और इसको जोड़ लिया हम लोगों ने। जब जोड़ा तो देयरफॉर द एक्सपेक्टेड मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन न्यूक्लियस आ गया इतना, इन दोनों को जोड़िए,
और 8 से मल्टीप्लाई, भाई 8 8 दोनों में कॉमन है, ये जुड़ गए, और 8 से, यानी इतना अलग अलग जोड़ने पे 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट आना चाहिए। अब हमने अलग से जब कैलकुलेशन की एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोमीटर से, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना निकला, वो निकला भाई साहब 15.99053 AMU। ये देखिए इससे कम है, यानी जब वो साथ रह रहे थे तो उसका मास जो अलग अलग लोग थे उससे कम हो गया। कुछ कुछ अजीब सी बात है ये भाई। आप कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए मजेदार अंदाज में अजीब सी बात कर रहा हूं कि आप 1 किलो आलू लेने गए, 1 किलो आलू रखा, आपने सोचा दोनों को बोरे में भर लेंगे, 2 किलो आलू हो जाएगा, ऐसा होता भी है। लेकिन 1 किलो आलू डाला बैग में, इधर वाला 1 किलो आलू डाला, और जब उसको तौला तो निकल रहा है 1.98 किलोग्राम। साथ में आने पर उनको कमी लग गई मास की। तो ये कहानी एक अलग टाइप की कहानी हो जाती है न्यूक्लियस में। जब वो साथ आते हैं तो मास कम हो जाता है, और ये मास कम हो जाता है, ये क्या चीज हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम इस मास डिफेक्ट को देख लेते हैं। मास डिफेक्ट क्या हो गया, एक छोटा सा यही डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, मतलब इसमें से, इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दो तो कितना मास में कमी आई वो आपको दिख गया, उसी को डेल्टा एम बोलते हैं। और घटाने के बाद ये वैल्यू आपको मिल रही है 0.13691 AMU, इतना मास डिफेक्ट है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया जाता है, वैसे तो आप जान ही रहे अलग अलग जोड़ के घटा देना है, फिर भी किताबों में फॉर्मूला होता है, तो आपके सामने ये फॉर्मूला है। तो ये देखिए ये क्या है, Z एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का मास, प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास, Mn मतलब न्यूट्रॉन नंबर इंटू मास ऑफ एक न्यूट्रॉन। इन दोनों को अलग अलग जोड़ा तो मास, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस घटा दीजिए, बस डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। दिस इज व्हाट इज दिस इज मास डिफेक्ट। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे ना, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये जो मास डिफेक्ट हुआ है वो एनर्जी कम हो गई साथ रहने पर, ये भाषा बोलेंगे, उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल देंगे। अगली स्लाइड उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए ये आ गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सब सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए अलग अलग रहने पर 3 खिलाड़ी हैं, इनका वजन था 1 kg, तीनों का जोड़ने पर, तीनों का मासेस जोड़ लीजिए, M1 M2 पार्टिकल की बात कर रहे हैं एक, और जब तीनों एक साथ आ गए M1 M2 M3, समझिएगा, तो इसका आ गया 0.9 kg मास। ऐसे ही हुआ ना मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को आपने बोला भैया कि हम लोग इसमें से इसको घटा लेंगे, तो मान लीजिए 0.1 kg मास डिफेक्ट आ गया। इसको एनर्जी से जोड़ दिया गया, कैसे, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से, ये m रखा और c स्क्वायर, अब ये एनर्जी आ गई। तो यानी जब ये साथ रहते हैं तो इनकी एनर्जी साथ रहने पर कम रहती है, जब अलग अलग रहेंगे तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। अगर ये मास डिफेक्ट ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी अगर 100 थी तो साथ रहने पे इसकी एनर्जी 90 है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये एनर्जी का लिखा समझाने के लिए। 100 एनर्जी थी अलग अलग रहने पर, साथ रहने पे 90, तो बाइंडिंग एनर्जी इनका डिफरेंस है 100 माइनस 90 10। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्ट्रांगली ये एक साथ रहेंगे, क्योंकि इनको अगर अलग होना है तो 90 से 100 पहुंचना होगा, तब तो अलग अलग होंगे। अलग रहने का खर्चा 100 है, एक साथ रह रहे हैं 90 पर। तो अगर ये गैप बढ़ा दें, साथ रहने पर 90, अलग होने पर 150, तो इनको 70 की एनर्जी और चाहिए अलग अलग होने पर, तो जल्दी अलग हो ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम एक बात हमने ये पकड़ ली कि अगर बाइंडिंग एनर्जी हमारी ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस हमारा स्टेबल है भाई, क्योंकि जल्दी से वो अलग अलग हो नहीं पाएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन। बात पकड़ में आ रही है ना आपको। इस तरह से भी कहा जाता था कि भाई अगर ये 90 है, ये 100 है, तो इसको 10 और दे दो तो ये टूट जाएगा। लेकिन ऐसे हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। बात पकड़ने में आ गई ना आपको, मैंने सरल एग्जांपल्स दिए समझाने के लिए। यही पूरी बात यहां पर लिखी गई है। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मास डिफेक्ट, ये मैंने समझाया। अलग अलग मासेस थे, एक साथ आ गए तो घट गया मास,
है ना। उसके बाद उस मास डिफेक्ट को, ये बाइंडिंग एनर्जी की बात कर दी हम लोगों ने, EB बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, ये जो EB है यही बाइंडिंग एनर्जी है जो मास डिफेक्ट से पैदा हो रही है। तो इफ ए सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ लाया जाए, टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ ए सर्टेन चार्ज एंड मास, भाई उनको फॉर्म करके एक न्यूक्लियस बनाया जा रहा है जिसका सर्टेन मास और सर्टेन चार्ज है, तो EB विल बी रिलीज इन दिस प्रोसेस। EB का मतलब है 100 से 90 आ रहे हैं तो 10 वो छोड़ देंगे, अलग अलग रह रहे थे 100 एनर्जी पर, एक साथ आ गए तो 10 ही छोड़ देंगे, तो EB जो रिलीज करेंगे वही हमारा बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस आ गया, और आपको मैंने समझाया कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस का थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा प्राप्त कर लेना। खैर आगे चलते हैं। अब इसमें एक कानून और दिया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो ये मैंने समझा दिया था कि उसको अलग होना है तो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, 90 से 100 कर दो तो तोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। जबकि हम ये समझने की कोशिश करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। इसका ज्यादा बेहतर मेजरमेंट तब हो सकता है जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर लें। भाई EB जो था वो बाइंडिंग एनर्जी था किसका, न्यूक्लियस का। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हमने मास नंबर से, यदि जितने न्यूक्लियॉन्स हैं तो हमको ये मिल जाता है EBN, यह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। EB है बाइंडिंग एनर्जी, EBN है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन को अलग होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एवरेज। ये एवरेज जो मिलता है इससे हम चीजें ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यही बात देखिए, ये एक फॉर्मूला लिखा जो मैंने लिख के भी आपको दिखाया, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन मास नंबर। और ये क्या, वी कैन थिंक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन as the average energy per nucleon needed to separate nucleus into its individual nucleons। यानी ये एवरेज एनर्जी है जो एक न्यूक्लियन को चाहिए न्यूक्लियस से अलग होने के लिए। चलिए कुछ और बातें देखते हैं बेटा, और यहां पर एक NCERT का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं जिससे हमें ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो लिखा, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट first in joules and then in MeV, using this express the mass defect of इतना MeV वगैरह वगैरह। तो पहले तो एक AMU से कितनी एनर्जी निकलेगी इसकी बातचीत करनी हमको होगी। तो हम क्या चीज करते हैं, 1 AMU का मतलब क्या है, 1 U या 1 AMU 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब एनर्जी का मतलब है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू क्या रखी, 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 ये किलोग्राम डेल्टा M, और C स्क्वायर यानी लाइट की स्पीड इन वैक्यूम 2.9979 इंटू 10 की पावर 8, ये C और इसका स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन इतने जूल में लिखेंगे तो 1.4924 इंटू 10 की पावर -10 जूल आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है 4924 10 की पावर -10 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात यहीं लिख लेते हैं, चलिए 0.9315 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MeV में लिखें तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी आप बात करें तो एक AMU से, AMU या 1 U एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी निकली, 931.5 MeV पर C स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमने यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी आपको। जूल्स में आ गई ये आंसर, जूल्स में देखिए इतनी थी और MeV के अंदर इतनी थी। तो एक एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी आपकी निकल रही है ये आपको यहां पर अंदाजा हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि इसी का कैलकुलेशन बनाइए ऑक्सीजन के लिए। तो पीछे हम देख चुके थे अलग अलग मासेस कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितने 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। तो मास ऑफ
ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, इसको लिखेंगे 8 इंटू 1 एक न्यूट्रॉन का मास 00866 U, और मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स 8 इंटू 1.00727 U। इन दोनों को जोड़ दीजिए अगर आप, प्रोटॉन मास, तो ये एक्सपेक्टेड मास क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास हो जाएगा 16.12744 U। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 8 कॉमन ले लिए, जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही। अब एक्सपेरिमेंटल मास क्या है न्यूक्लियस का, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू कितनी है 15.99053 AMU। तो मास डिफेक्ट कितना, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दीजिए, दिस इज डेल्टा एम। घटाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको मास डिफेक्ट निकालने के लिए, जो डेल्टा आएगा 0.13691, इतनी एटॉमिक मास यूनिट डेल्टा एम आ गई। इससे कितनी एनर्जी निकलेगी, 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा एम की वैल्यू थी 0.13691 U, और इसी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.13691 इंटू 931, एक MU से इतना निकल रहा था, तो इतने MU से कितना निकलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर C स्क्वायर, विच इज 127.5 MeV C स्क्वायर। तो ये एनर्जी आपको चाहिए अगर हम सेपरेट करना चाहें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को। तो उसकी बात अगर हम लिखें, दिस एनर्जी इज नीडेड, दिस एनर्जी इज नीडेड to separate 806 into its constituents is this 127.5 MeV C स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल करने आ जाएंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका जो और ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लें आप, काफी काम की बात है। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, जैसे पूरी पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ये लीजिए, पॉज करें और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगली बात हम लोग देखते हैं। देखिए अगले स्टेप पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो यहां पर अगर आप देखें, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये BEN कर्व बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, ये जो EBN लिखा था ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहां पर है मास नंबर A। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहां पर देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व बना हुआ। ये कर्व कभी कभी आपको बनाने को भी आ जाता है, एक स्केच करने को, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस गिव्स ए मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर EBN ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसका मतलब है कि उस वाले न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियन है उसको उतनी एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। इसका क्या मतलब है कि ज्यादा स्टेबल है। ग्रेटर अगर EBN हो गई, यहां पर समझें, EBN अगर ग्रेटर है तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है।
इस बात को आप पकड़ लीजिए ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज मच मोर। और फिगर शोज द ग्राफ बिटवीन मास नंबर एंड ईबीएन। चलिए इसको कुछ ऑब्जर्वेशन है बीइंग करके उस पर भी ध्यान दे देते हैं। तो ये देखिए इस पे क्या क्या चीजें लिखी, मैं समझाता चलता हूं कि मेन फीचर ऑफ दिस ग्राफ, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईबीएन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। किसके बीच में प्रैक्टिकली कांस्टेंट है? 30 से ज्यादा और 170 से कम में। तो देखिए 30 करीबन यहां कहीं आ जाएगा, यहां से लेकर 170 यहां कहीं, इसमें लगभग ये बदल नहीं रही है, लगभग कांस्टेंट है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया कि अगर मास नंबर 30 से ज्यादा है और 170 से कम है तो मोर और लेस हमारा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट रहती है। अब इसके बाद द कर्व हैज ए मैक्सिमम 8.75 MeV है आयरन के लिए। तो ये A इक्वल टू 56 के लिए सबसे ज्यादा है, ये देखिए करीबन 56 हो जाएगा। तो 56 के लिए बाइंड ईबीएन सबसे ज्यादा हो गई जो कि 8.75 है। और उसी के आगे बात करूं दूर तक जाते हुए 238 के आसपास, उसकी वैल्यू 7.6 न्यूक्लियन है, ये A238। अब सेकंड क्या है, ईबीएन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लाई। जो 30 से कम है, यानी 25 ये 30 यहां, इससे जो कम है उसके लिए ईबीएन देखिए कम है। और साथ में जो 170 से ज्यादा है यहां कहीं, उसकी भी थोड़ी घट गई है। तो लिखा है कि ईबीएन इज लोअर फॉर ए लेस देन 30 एंड ए इज ग्रेटर देन 170। जो बात यहां पर आपको दिखाई जा रही है। अब यहां से कंक्लूजन्स क्या है, जो ऑब्जर्वेशन दिए गए उसके कंक्लूजन्स बीइंग करके क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए फ्यू MeV पर न्यूक्लियन। फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है और साथ में सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है, जो बाइंडिंग एनर्जी की एक अच्छी खासी वैल्यू हमको दे रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मिल रही है देखिए, प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए फ्यू MeV पर न्यूक्लियन, ये एक इसका कंक्लूजन है। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है देखिए वो क्या है, द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ए 30 और 170 के बीच में जो बदलाव नहीं आ रहा था, यहां से लेकर यहां के आसपास में जो बदलाव नहीं था, लगभग कांस्टेंट था, वो क्या बता रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स हमारा शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देखिए न्यूक्लियस है, यहां पर ज्यादा लोग आते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो असर है वो पास वालों का ही है, नेबरिंग। इस वजह से इसको सैचुरेशन इफेक्ट भी कहा जा रहा था। तो दूर में कितने भी खिलाड़ी आ जाएं, वो इसकी ईबीएन पे प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, जो पास में है वही असर डाल रहे हैं। इसीलिए कांस्टेंट बना है कि देखिए तादाद तो बढ़ रही है, मास नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन ईबीएन नहीं फर्क पड़ रही है। तो ईबीएन इसीलिए फर्क नहीं पड़ रही है कि जो उनके पास पास है वो तो असर डाल रहे हैं, जो दूर है वो असर ही नहीं डाल रहे हैं। कितने भी बढ़ जाए क्या फर्क पड़ता है, ये कहानी है। तो द प्रॉपर्टी दैट गिव्स न्यूक्लियन इन्फ्लुएंसेस ओनली न्यूक्लियंस क्लोज टू इट, ऑल्सो रिफर टू एज सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी आप समझ गए कि जो पास वाले न्यूक्लियंस हैं वही असर डालें, दूर वाले असर ना डालें। और ये साबित किससे हो रहा है, 30 और 170 के बीच में जो मास नंबर है वहां पर ईबीएन कांस्टेंट आने की वजह से, कि लोग तो बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बढ़ रहे हैं, लेकिन ईबीएन पे कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है पास वाले लोग ही इंपैक्ट कर रहे हैं, दूर वाले इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ए वेरी हैवी न्यूक्लियस से ए इज टू 240, 240 का मतलब है कहीं यहां कहीं, इससे भी दूर यहां कहीं, हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है, बाकी जो बीच में मिडिल वाले थे 120-20 के आसपास, इससे देखिए तो इसकी कम है। अब अगर हम क्या करें, इसको अगर हम तोड़ दें 240 वाले को लगभग दो बराबर हिस्सों में, 120 में, देखिए 240 को हमने क्या किया, किसी का 240 था, इसको हमने B 120 में और C 120 में तोड़ दिया, ये मास नंबर में। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा स्ट्रांग है,
क्योंकि यहां पे ग्राफ से दिख रहा है जो सेंटर में है मिडिल में, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो अब जब ये टूटेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम थी। इसी और साथ में हमारी एनर्जी भी रिलीज करेंगे। जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है कम से ज्यादा तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर फिशन। बात समझ में आ गई होगी ना कि ये यहां पर मान लीजिए 240 वाले हैं, ईबीएन कम, टूटे तो 120 मास नंबर आ गया, यहां कहीं ज्यादा स्टेबल है, और ईबीएन बढ़ी है यानी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तभी तो ईबीएन बढ़ती है, मतलब डिफरेंस होता है ना। तो ये न्यूक्लियर फिजन का एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है। अब अगली बात न्यूक्लियर फ्यूजन को लेके कर लेते हैं। फ्यूज इधर वालों को देखिए, कम वालों को देखिए, लिखा होगा a इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से कम। यहां देखिए ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है 10 कहीं आ जाएगा, ये 25 है, 10 यहां कहीं, तो ये सब चीजें कम है। अब इनको अगर फ्यूज कर देंगे तो ये कूद के यहां कहीं आ जाएंगे मिडिल में। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अगर जोड़ देंगे, या कहीं लिखा हो एग्जांपल, नहीं लिखा तो आप समझ रहे हैं कि इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो यहां कहीं बाइंडिंग एनर्जी पहुंच जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी कंबाइन होकर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं, और कम से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो रही है, इसका क्या मतलब है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। बात समझ में आ गए ना। हम लोग पूरे चक्कर में हैं चीजें मिडिल में लाने, इससे बढ़ाओ या इससे बढ़ाओ। इससे बढ़ाया आपने न्यूक्लियर फिजन, बड़े को तोड़ा, यहां दो छोटों को जोड़कर सेंटर में ले आए, सेंटर पे लाने पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। और फ्यूजन है कि फिजन, आप समझ गए, फ्यूजन का मतलब चीजों को फ्यूज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिजन का मतलब तोड़ रहे हैं। तो ये बात न्यूक्लियर फ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर देती है। और इसी बात को फिर से आपके सामने में ले आया हूं। ये देखिए न्यूक्लियर फिजन, ये मैंने आपको समझा दिया था, वही चीज यहां लिखी है कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जब ईबीएन कम से ज्यादा होती, भाई 240 वाला है 120 में ला रहे हो, तो एनर्जी लिबरेट होती है। ईबीएन तभी बढ़ेगी जब एनर्जी वो रिलीज करेगा। 100 थी 90, तो 100 थी तो 80 हो जाए, 20 लिबरेट की उसने साथ रहने की वजह से, तो इसलिए एनर्जी लिबरेशन हो गया। और फ्यूजन में भी दो छोटे छोटों को मिलाकर बड़े किए, वहां भी एनर्जी लिबरेट कर रही है। तो फ्यूजन फिजन का इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो अक्सर आपके सामने खड़ा हो जाता है, क्यों ना इसको झट से कर लिया जाए। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल इसमें आएंगे और कुछ नहीं है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। गिवन प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का इतना है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इतना है, एक एमयू 931 के बराबर है। अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक, अलग अलग इनका मास क्या रहा, मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स वैल्यू हुई 2 इंटू 1.007825, वैल्यू रखेंगे तो 2.015650 AMU। ठीक है, मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन, मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, तो 2 लिखा, न्यूट्रॉन का मास डाला 1.008665, मल्टीप्लाई किया 2.017330 AMU। टोटल मास क्या रहा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए 4.032980 AMU। और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली क्या निकला है, वो ये निकला है। तो यहां पर कलर को बदल लेते हैं जैसे आप डिफरेंशिएट कर सकें। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जो कि अल्फा पार्टिकल होता है, उसकी वैल्यू कितनी है 4.002
800 AMU। तो मास डिफेक्ट कितना रहा, थोड़ा सा ऊपर करना होगा, मास डिफेक्ट विच इज डेल्टा एम। आप घटा देंगे, तो घटा दिया आपने तो वैल्यू आ गई 0.0300180 AMU। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या रहा, MC स्क्वायर लगा दे, मतलब एक से जो निकलता बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक एमयू से एनर्जी 931 MeV है, इतने एमयू से कितनी होगी, तो 0.0300180 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 28.097 MeV, और ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल आएंगे और आप कर भी लेंगे, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे न्यूक्लियर रिएक्शन की चर्चा करेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा है, पॉज करें और इसको अच्छे से बेटा नोट कर ले। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए हैं। चलते हैं एक कदम और आगे, इसको थोड़ा सा मैं यहां तक लेके आता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये लीजिए, इसको नोट कीजिए। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए हैं। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, चलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आप जैसा जानते हैं कि ये रिएक्शन जो होती है ये स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज, एक न्यूक्लियस या तो टूटेगा या दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर स्टेबल न्यूक्लियस बनाएंगे, या एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो स्टेबल न्यूक्लियस में जाएगा। तो ये कहानी न्यूक्लियस की है और न्यूक्लियस में छेड़खानी होगी। तो इसको कैसे किया जाता है, सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल से बम्बार्टमेंट करके किया जाता है, तोड़ा जाता है या फ्यूज किया जाता है। आपने देखा ही था कि भारी है तो बाइंडिंग एनर्जी बीच में ले आओ तो स्टेबिलिटी बन जाएगी, हल्का है तो जोड़ के ले आओ, फ्यूजन कर लो। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन अभी हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं। देखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिजन क्या है, जब किसी बड़े पार्टिकल को आप न्यूक्लियस को दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, स्टेबल न्यूक्लियस में तोड़ देंगे तो फिजन है। फिजन का मतलब तोड़ना। फ्यूजन में क्या है, दो छोटे छोटे बंदे या न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे। बड़ा न्यूक्लियस मतलब स्टेबल न्यूक्लियस। तो वो कहानी क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फिजन जो है, एटम बम जो बहुत सारे देशों के पास आज है, उसकी कहानी लगती है न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगता है। और जो हाइड्रोजन बम है, ये हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर बम से बहुत बिग डैडी हैं, इनके बड़े पापा। तो एटम बम के बड़े पापा हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड हैं। बहुत ही खतरनाक घातक हो सकते हैं। एटम बम ही बहुत खतरनाक और घातक है, तो उसके ज्यादा विध्वंसकारी है। तो आप समझ गए होंगे ये किस पर क्या बेस्ड है कहानी। तो ये कहानी न्यूक्लियर एनर्जी की है। अब अगली बात देखते हैं कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस, इनके बीच डिफरेंस क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शंस में तो क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों में आदान प्रदान होता है। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, फलाना टूटते हैं, जुड़ते हैं, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर अभी आप देखेंगे स्लाइड्स में, बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और जब आपका यहां तो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस ही बदल जाता है, अंदर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो जाता है। उससे क्या रहता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होती हैं इसमें, केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन वो पार्टिकल ही बदल जाता है भाई साहब, न्यूक्लियस ही बदल जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस पे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस काफी तगड़ा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, निकलती एनर्जी, और यहां पे जो लगता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियस में जब चेंज आता है। तो दस फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर न्यूक्लियर सोर्स प्रोड्यूस ए मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन ए केमिकल सोर्स। केमिकल सोर्स से जितनी एनर्जी आपको मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहे हैं, कंबंशन कर रहे हैं, जला रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहे हैं, केमिकल एनर्जी हो गई। लेकिन उसकी जगह न्यूक्लियर रिएक्शंस में जाएंगे तो उससे मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको मिल जाती है। तो फिजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्शन
फॉर एग्जाम्पल जनरेट्स 10 की पावर 14 जूल्स ऑफ एनर्जी, और कंपेयर विद द बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कोल, वो देती है 10 की पावर 7 जूल। तो देखिए बहुत ज्यादा 10 की पावर 7 गुना ज्यादा एनर्जी आपको मिल रही है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज मच मोर देन दी केमिकल रिएक्शंस, ये बात यहां फर्क हो जाती है। अब एक कदम और आगे बढ़े तो न्यूक्लियर फिशन की बात करेंगे। न्यूक्लियर फिशन का मतलब बड़ा न्यूक्लियस तोड़कर दो छोटे स्टेबल न्यूक्लियस में बनना। जब भी न्यूक्लियर फिशन आपसे पूछा जावे, इस रिएक्शन को याद रखिएगा, और ये रिएक्शन पूछे ना पूछे चिपका दीजिएगा आप, एग्जाम्पल के तौर पर नंबर मिल जाते हैं पूरे, ठीक है। तो यहां पर देखिए फिनोमिना होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है 230 वगैरह से ज्यादा, यहां देखिए यूरेनियम है, न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया जाता है और बेरियम क्रिप्टॉन बन जाता है, 3 न्यूट्रॉन और निकल जाते हैं, और ये काफी ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज होती है। तो ये देखिए एक न्यूक्लियस 2 लगभग बराबर के आसपास के न्यूक्लियस में टूट गया है। ये कहानी यहां पर चलती है। फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, इनको मौका मिल गया तो 3 जगह 3 यूरेनियम से भिड़ते हैं और फिर रिएक्शन चलती है आगे। तो यही सब बातें यहां लिखी हैं। देखिए ये आया न्यूट्रॉन, यूरेनियम को तोड़ा और टूट के ये बन गए, और फिर चैन रिएक्शन शुरू हो सकती है, ये 3 न्यूट्रॉन अगर आगे जाके भिड़ जाए तो। अब इसमें एनर्जी कहां से आई, इस न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी कहां से आई, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ये देखिए यहां पर मैंने करके दिखाया, बहुत आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए ये रिएक्शन थी न्यूक्लियर फिशन की, तो इनिशियल मास ले लीजिए, इसका मास, ये इनिशियल मास है। यूरेनियम का मास ले लीजिए 235.0439 AMU, न्यूट्रॉन का मास लिया, जोड़ लिया, और ये इतना जो फाइनल मास है, ये इसकी कहानी है। बाद में मास कितना हुआ, उन मासेस को बेरियम का जोड़ा, क्रिप्टॉन का जोड़ा, न्यूट्रॉन का जोड़ा, सबको जोड़ लिया, ये देखिए आपका बाद का मास है। तो देखिए पहले मास ज्यादा था, अब कम हो गया, तो मास डिफेक्ट हो गया। पहले ज्यादा था, अब टूट के जो मिले हैं उसमें मास कम हो गया है। जितना मास डिफेक्ट है उसी के बराबर एनर्जी रिलीज हो गई। यहीं पर देखिए मास डिफेक्ट कितना है, इसमें से घटा दिया इतने AMU, और हम जानते हैं 1 AMU से इतनी एनर्जी निकलती, तो एनर्जी रिलीज कितनी हो गई, 0.2153 इंटू 931 MeV, यानी 200 MeV के बराबर एनर्जी रिलीज हो गई। तो अगर आपसे पूछें कि न्यूक्लियर फिजन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो ये मास डिफेक्ट की वजह से, इनिशियल मास ज्यादा है, फाइनल मास कम है, इसी मास डिफेक्ट की वजह से आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो काफी ज्यादा है, 200 MeV के बराबर। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी लिबरेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे एक छोटा सा सवाल मेरे ख्याल से होगा, उसको भी मैं करके दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए ये कई बार आ चुका है बेसिकली, इसलिए मैंने ले लिया पिक्चर में। ए न्यूट्रॉन इज, मैं थोड़ा उसको छोटा करना चाहूंगा, नहीं लिखने की जगह नहीं मिलेगी, तो मैं ऐसे कर देता हूं, आपको दिख तो जाएगा ही। ऐसे साइड ले लेता हूं बेटा, शायद सही तरीके से दिखा पाऊं आपको। तो यहां लिखा है ए न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब बाय ए lithium 3Li6 nucleus with subsequent emission of an alpha particle. Write the corresponding nuclear reaction. ये न्यूक्लियर रिएक्शन हमको पता होनी चाहिए, ये मैं लिख देता हूं, ये नहीं मालूम तो निकाल नहीं पाएंगे। ये रहा Li36, इसको याद भी कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है न्यूट्रॉन का अटैक, और ये कन्वर्ट हो गया 2He4 में, और साथ में 1H3 बना और एनर्जी निकली। तो ये जो इक्वेशन है इसको याद कर लें, ये पूछा जाता है। अगर आपको याद होगा तो एनर्जी कितना लिबरेट हुआ ये भी निकाल पाएंगे, वरना इक्वेशन ही नहीं मालूम तो कैसे करेंगे। खैर, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। एनर्जी रिलीज का वही इनिशियल फाइनल मासेस की बात करते हैं। तो चलिए मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं इनिशियल मास, और यहां लिख देता हूं फाइनल मासेस जो इनका है, ठीक। अब ये मास ऑफ लिथियम Li36, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.015126 AMU। ये देखिए Li का दे रखा है। अब इसी तरीके से मास ऑफ एक न्यूट्रॉन, वो भी यहां पे दे रखा 1.008 6654 AMU। इसको जोड़ लिया जाए, टोटल मास निकल आएगा,
तो 7.0237914 AMU। फाइनल मासेस की बात करें हम लोग तो इधर वाले बंदे जोड़िए, मास ऑफ 2He4 4.0026044 AMU। ये देखिए He की वैल्यू ये दे रखी है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन का 1H और 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये दे रखा 3.016049 AMU। इसको भी जोड़ लें, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, इसको भी जोड़ लीजिए, टोटल मास इधर से निकल आएगा तो ये वैल्यू हो गई 7.0186534 AMU। कुछ नहीं किया, ऊपर वाले इन दोनों को जोड़ लिया। जोड़ने का चाहें तो आप निशान लगा दें जिससे आपको याद रहे हम लोगों ने किया क्या है। अब मास डिफेक्ट की बात कर लीजिए, ये देखिए ये ज्यादा है वो कम है, तो 7.0237914 माइनस 7.0186534 0.005138 AMU। ठीक है, मास डिफेक्ट। अब कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज्ड विच इज Q, एक 931 AMU से 931 MeV निकलता है, तो इतने से कितना निकलेगा 0.005138 इंटू 931 MeV, वैल्यू हो गई 4.78 MeV। और यही आपका देखिए आंसर है। ये सवाल कई बार आया हुआ है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं दिखाता हूं, आप इसको नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये आप यहां पर इसको नोट करें, इतना पॉज करें और नोट करें। मेरे ख्याल से पॉज कर लिए होंगे और नोट भी कर पाए होंगे, और इसको ऊपर ले जाता हूं। ये आपके लिए कार्यक्रम हो गया, पॉज करके नोट कर लें। अगला कदम बढ़ाते हैं हम लोग बेटा। अब देखिए अगले में क्या है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। वहां पर जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं रिएक्शन में, वो 3 बाकी जगह भिड़ जाते हैं जाके। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों जाके भिड़ जाए, 3 में से 2 भिड़ सकते हैं, 1 भिड़ सकता, कोई भी नहीं भिड़ सकता है। तो यहां पर एक न्यूट्रॉन देखिए आया, हिट किया, और यहां पर 2 न्यूट्रॉन ने आगे इनिशिएट किया। तीसरा वाला ये देखिए लॉस्ट न्यूट्रॉन लिखा है, ये 3 निकले थे ना, रेड कलर ले ले, ये जो न्यूट्रॉन है ये लॉस्ट न्यूट्रॉन है, मतलब ये आगे इनिशिएट नहीं कर पाया। लेकिन 2 न्यूट्रॉन जो ये निकले थे, इन्होंने जाके टक्कर और यूरेनियम से मारी, और ज्यादा लाइट न्यूक्लाई बनना शुरू, मतलब और लोग बनने लगे, लॉस्ट न्यूट्रॉन्स भी हुए। इस तरह से जो 2 न्यूट्रॉन भिड़े, 2 से हो सकता है 6 निकलेंगे, फिर 6 में से 5 आगे काम कर दें, 4 कर दें, 3, तो ये चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है। 1 से 2, 1 से 3, सब भिड़ गए तो 3 से सबके 3-3 बने तो 9, फिर सबके 3-3 बने तो 27, ऐसे बहुत तेजी से बढ़ती है। इसी को बोलते हैं चैन रिएक्शन। और अनकंट्रोलेबल चैन रिएक्शन क्या होती है कि ये जब बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। भाई एक न्यूट्रॉन लड़ा तो 3 न्यूट्रॉन बनाया, हम ये मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि तीनों लोग आगे लड़ गए, तो 1 से 3 बना, 3 से 9 बने, 9 से 27 बने, और 27 इंटू 3 फिर उसका इंटू 3, बहुत तेजी से पलक झपकते ही ये रिएक्शन इतनी तगड़ी हो जाती है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देती है कि कुछ भी संभालना मुश्किल है, और ये एटम बम का रूप धारण कर लेती है, जो जापान के नागासाकी हिरोशिमा पे गिरा था। और आज तक लोग बताते हैं और चीजें बताती हैं कि डीएनए तक में चेंज हो गया था जापान के। वो अलग बात है कि जापान पिछले 40-50 सालों में फिर से खड़ा हो गया, लेकिन ये बहुत ही विध्वंसकारी है, इतनी ज्यादा एनर्जी इसमें लिबरेट होती। तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस हैं, और ये एटम बम का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे आप देख पाए हैं। अब कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन क्या होती है? कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन में मान लीजिए न्यूट्रॉन निकले 1 से 3, अब 3 के बाद हमने कंट्रोल कर लिया कि 3 में से 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हम एक ही आगे बढ़ने देंगे। तो हर बार एक ही को आगे बढ़ने दे रहे, तो 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। और जो एनर्जी निकलती है उसको हम अपने
पावर हाउसेस, पावर जनरेटर्स बनाते हैं, न्यूक्लियर, आपने सुने होंगे न्यूक्लियर पावर हाउसेस हैं, थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल रहते हैं वो काफी हैजार्डियस रहते हैं, लेकिन इससे एनर्जी काफी मिल जाती है। तो ये आप समझ पाए होंगे, अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो कंट्रोल चैन रिएक्शन साबित हो जाएंगी। फ्यूजन की बात कर रहे हैं। अब रही फ्यूजन की बात। फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर फ्यूज करके बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो फिजन की अपेक्षा और ज्यादा निकलती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कंट्रोलेबल नहीं है अभी तक जो साइंस डेवलप हुई है उसके हिसाब से, उसकी उसकी जो इन्वेंशंस हैं उसके बेसिस पर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए फ्यूजन रिएक्शन का हम इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट लोग इसको काबू पा लेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे लिए बहुत ही काम की चीज होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा है और साथ में इसका जो जो उसका रेसिडुअल है, कचरा जो निकलता है वो कचरा हैजार्डियस नहीं है, और इसकी जो रॉ मटेरियल वो भी प्लेंटी में है, जबकि जो फिशन में यूरेनियम रॉ मटेरियल बहुत कम है और इसका जो कचरा निकलता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते हैं इन केस ऑफ फिशन, तो वो हैजार्डियस रहता है। खैर, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लाई, जैसा हम लोगों ने सोचा था, बात की थी, दो न्यूक्लाई मिलकर थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, उसे बोलेंगे फ्यूजन। द सम ऑफ मासेस बिफोर फ्यूजन इज ग्रेटर देन दी सम ऑफ द मासेस आफ्टर फ्यूजन। ये मासेस ज्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं तो मास डिफेक्ट होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। और यहां पर इसका एक एग्जांपल है, आपसे पूछा जाए ना जाए, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम दिया है तो ये रिएक्शन आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा। 1H2 मिलकर 2H4 और 21.6 MeV की एनर्जी एक पे ही आपकी निकल जाती है, तो ये ज्यादा आपको एनर्जी देता है। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन की और बातें करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि भाई ये न्यूक्लियर जो फ्यूजन है ये आसानी से नहीं होती, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ही ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तब ये रिएक्शंस होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस, जिससे कि जब भाई होगा क्या कि एक न्यूक्लियस में दूसरे, ये पॉजिटिव या पॉजिटिव, इसको उसमें घुसेड़ना है आपको, तो जब ++5 पहुंचेगा तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो वो घुसेगा नहीं ना, प्लस तो रिपल करते हैं, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती करने का मामला क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर दीजिए, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दीजिए, जिससे वाइब्रेशंस बढ़ जाए, एक झटके में पास चला जाए और न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाए। जैसे ही न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होगा पकड़ लेगा इनको, दूर है तो नहीं पकड़ पाएगा। ये चक्कर किया जाता है जिससे कि न्यूक्लियर फ्यूजन करा पाए। हाई डेंसिटी ऑफ प्रेजेंस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स ऑफ लाइट न्यूक्लाई एंड हेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ फ्यूजन। डेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे ये जो टक्करें हैं ये ज्यादा हो पाए, न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा हो पाए। These condition exist in interior of the sun. सन के अंदर ये कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, जिसका टेम्परेचर कोर का 2 × 10⁶ केल्विन होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। Such conditions cannot be easily met in the laboratory. लेबोरेटरी में ये कंडीशन मीट आउट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी तक ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है इसमें। अब इसमें दो साइकिल होती हैं जिसके तहत ये फ्यूजन होती है। एक तो हम बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ये देखिए नाइट्रोजन वगैरह बन रहा है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन और कार्बन, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन। इसको याद रखने की पूरी जरूरत नहीं, एक बार पूछा गया था बोर्ड में बहुत साल पहले, अब नहीं पूछा जाता है, तो ये आपके पास रटने की ताकत हो तो याद कर लीजिए, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इतनी लंबी रिएक्शन से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर ऑफ द सन होता है काफी तगड़ा, तो फ्यूजन होती रहती है वहां पर। अब सन के अंदर ये दोनों साइकिल काम करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो बोथ प्रोटॉन एंड कार्बन नाइट्रोजन साइकिल्स पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट इक्वली इन जनरेशन ऑफ एनर्जी इन द सन, सूरज में। लेकिन सूरज से जो ठंडे होते हैं, जैसे कि जो गर्म है, हॉटर देन द सन, वहां पे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल होती है, और जो सूरज से ठंडे हैं वहां पर होती है आपकी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कम टेम्परेचर पर पॉसिबल होती है। और दूसरी जो है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जो सूरज से ठंडे हैं वहां प्रोटॉन प्रोटॉन, और जो सूरज से गर्म है वहां कार्बन नाइट्रोजन, और सूरज में दोनों ही।
तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कैन अकर एट लोअर टेम्परेचर, ये आप समझ गए होंगे। तो और दूसरी बात जो मैंने बताई, अब अगली बात जो होती है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। इफ द एनर्जी रिलीज्ड इन ए thermonuclear reaction is controlled in such a manner that is limited amount of energy is produced continuously, it can be used for many useful purposes, particularly for generation of electrical power। भाई थर्मोन्यूक्लियर जो रिएक्शन है जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पर अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए तो हमारे काम का है। जैसे कि हम लोगों ने पानी को ऊपर टंकी में पानी भरते हैं, नल लगा रहते हैं घर में, तो नल से कंट्रोल ही तो करते हो कितना पानी चाहिए, कम पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, या नल को पूरा खोल दिया। लेकिन नल ना होता, पूरा पानी बह रहा होता तो हम यूज ही ना कर पाते, पूरी टंकी फट से बह जाती, हमारे किस काम में आता। तो एनर्जी पानी तो बहुत है लेकिन हमारे इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा है, तो वी वांट टू कंट्रोल अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ये कंट्रोलेबल आपका थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाती हैं। अब यहां पर ये डिफरेंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में है, तो मैं इन डिफरेंसेस को भी आपके सामने ले आता हूं। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या है, हियर इज ए हैवी न्यूक्लियस, व्हेन एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट अप इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस, टूटते हैं, कंपेरेबल मासेस में बन जाते हैं, यहाँ पे फ्यूज होंगे। हियर टू लाइटर न्यूक्लाई कंबाइन या फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, ये तो आप समझते ही हैं। इट इज ए क्विक प्रोसेस, फिशन में फट से टूट जाते हैं ये, लेकिन आपने देखा था फ्यूजन में कई प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल या कार्बन प्रोटॉन कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल में कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इट अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, ये भी आपकी समझ में आया। न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स इसमें लिंक पार्टिकल है, फिजन के अंदर तोड़ने के काम आते हैं, एक न्यूट्रॉन निकला फिर 3 निकले वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे प्रोटॉन हमारे लिंक पार्टिकल्स होते हैं, यहां पर लिंक पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन, न्यूक्लियर फ्यूजन में। इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो इसके वेस्ट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं जो हार्मफुल रहते हैं। यहां पर प्रोड्यूसेस फ्यूजन आर हार्मलेस, इसके जो रेसिड्यूअल्स हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। और द स्टॉक इज फिजनेबल फ्यूजन इज लिमिटेड, यूरेनियम जैसे बोल रहे हैं भाई, ये लिमिटेड क्वांटिटी में इसका रॉ मटेरियल है जिससे हम पैदा कर सकते हैं। जबकि जो फ्यूजन की बात करें तो हाइड्रोजन वगैरह को फ्यूज करना जो कि प्लेंटी में है, तो रॉ मटेरियल उपलब्ध है। इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म होता है। इसको आप चाहें तो नोट कर ले, मैं हटता हूं, चैप्टर हो जाता है खल्लास। तो इसको नोट कर लीजिए आप, तो मुझे उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आप सीखे, समझ में भी आए और न्यूमेरिकल भी निकले, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और आपके लिए 2 स्ट्रॉन्ग कोर्सेज देखिए ये थे जो आपको बहुत काम कर सकते हैं। ये है 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 12th पीसीएम या 12th पीसीबी, बहुत ही ज्यादा काम का, इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। और ये क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का, जिसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस को काफी सुदृढ़ बना देंगे। और अगर इस प्रेजेंटेशन का, इस पढ़ाई का आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, स्लाइड्स चाहिए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कई लिंक है जहां पर क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।